हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू जेके सिविल सर्विसेज। तो गाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट्स फॉर एफडब्ल्यूए एग्जाम्स। तो कौन से सब्जेक्ट्स के? मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स। राइट, एग्जैक्ट ये जेकेएसबी पैटर्न पर रहेगा। ठीक है, जो कि जेकेएसबी का लेवल होता है लगभग उसी के आसपास ये प्रैक्टिस सेट्स रहेंगे। ठीक है गाइज, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे जैसे मैं आपको करो यहाँ पे पढ़ा होगा तो वैसे वैसे आपको अपने एग्जाम में अप्रोच रखना है, अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इकोनॉमिक्स से। जब भी आपको ये 3 सेक्शंस अटेम्प्ट करने होंगे, पहले आप इकोनॉमिक्स करोगे, देन उसके बाद स्टैटिस्टिक्स करोगे और एंड में आप मैथमेटिक्स को अटेम्प्ट करोगे। आई बात समझ? चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारी स्क्रीन पर। कहता व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या कहता है? तो आपको पता होगा कि लॉ ऑफ डिमांड हमें एक इनवर्स रिलेशन बताता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बारे में। ठीक, यानी कि प्राइस अगर इंक्रीज करेगा तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज करेगा। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। मेरे साथ साथ खुद भी अटेम्प्ट करना और अपना जो स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसका प्राइमरी पर्पज क्या होता है? क्या ये रेगुलेट करता है टैक्सेस को? तो आप बोलोगे नो, ये तो फिजिकल पॉलिसी है। ठीक है, हट गया। कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट को? आप बोलोगे हाँ, लेकिन फिर भी हम ये दो ऑप्शंस पढ़ेंगे। मैनेज करता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग को? तो आप बोलोगे नो। तो ओवरसीइंग फॉरेन ट्रेड? तो ये तो वैसे भी नहीं है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट बनाओ क्वेश्चन नंबर 3। ऑन एंड इंडिफरेंस करो पॉइंट्स दैट रिप्रेजेंट्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आर। इंडिफरेंस करो में जब हम देखते हैं कि जो पॉइंट्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बताते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उनको हम क्या कहते हैं? क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट्स कहते हैं, टेंजेंट पॉइंट्स कहते हैं? आप बोलोगे सर नो। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इनको इनडिफरेंट पॉइंट्स हम कहते हैं। आई बात समझ? चलिए क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन दैट रिसीव्स वेजेस एज इट्स रिवार्ड। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर है, नॉट फंक्शन। ठीक है, तो प्राइमरी फैक्टर कौन सा है प्रोडक्शन का? जो रिसीव करता है वेजेस एज इट्स रिवार्ड। ठीक है, रिवार्ड में उसको वेजेस मिलता है। ठीक है, तो लैंड को क्या मिलता है? तो आप बोलोगे सर नहीं मिलेगा, वेजेस इस पे तो नहीं मिलता है। तो सिमिलरली कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है, एंटरप्रेन्योरशिप में हमें प्रॉफिट मिलता है, और लैंड में क्या मिलता है? रेंट मिलता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, लेबर। ठीक है, ये स्पेलिंग उधर इधर हो सकती है तो इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना। ओके, सो लेबर इज द करेक्ट आंसर। लेबर को वेजेस यहां पे एज रिवार्ड मिलता है। ओके, नेक्स्ट बनाओ। इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट हु सेट्स द प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट। कहता है अगर आपके पास परफेक्ट कंपटीशन हो, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट हो, ठीक है, तो वहां पे प्राइस सेट कौन करता है? तो आपको पता होगा गवर्नमेंट तो नहीं करेगा, कंज्यूमर तो नहीं करेगा, फिर तूफान हो जाएगा, है ना। तो इंडिविजुअल फर्म्स भी इसमें कंसेप्ट ही नहीं है। तो जो मार्केट फोर्सेस होते हैं लाइक डिमांड एंड सप्लाई, उसी से क्या होता है? प्राइस डिसाइड होता है, प्राइस को सेट किया जाता है। ठीक है, किस में किया जाता है? कॉम्पिटिटिव मार्केट में, या हम कहेंगे परफेक्ट कॉम्पिटिटिव। राइट, देन क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव विच कमिटी रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो किस कमिटी ने रिकमेंडेशन दी इसके लिए? आरबीआई के लिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, यानी कि आरबीआई को एस्टेब्लिश किया जाए, तो ये थी हिल्टन यंग कमीशन कमिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नेट नेशनल प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड बाय। नेट नेशनल प्रोडक्ट को किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं? सब्ट्रैक्ट डिप्रिसिएशन फ्रॉम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। हाँ, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो रिमेनिंग 3 हम पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, आप पढ़ सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो आपको पता होगा कि जो ये ग्रॉस होता है, ग्रॉस से हमें नेट पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है? डिप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि आपके पास अगर जीडीपी हो तो आपको अगर जाना होगा एनडीपी पे। ठीक है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, तो यहां पे आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है सिर्फ डेप्रिसिएशन। अब आप मुझे ये नहीं बताना कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए। आई बात समझ? चलिए क्वेश्चन नंबर 8। द एक्सपेंडिचर अप्रोच टू कैलकुलेटिंग जीडीपी इंक्लूड्स। कहता है जो एक्सपेंडिचर अप्रोच हम यूज करते हैं नेशनल इनकम में, जीडीपी को कैलकुलेट करने में, तो वहां पे क्या क्या इंक्लूड होता है? देखो, वेजेस तो होता नहीं है, ऑप्शन बी हट गया। पर्सनल इनकम होता नहीं, ऑप्शन सी भी हट गया। डेप्रिसिएशन, सब्सिडी, टैक्स ऐसा फंडा ही नहीं है, तो थर्ड डी ऑप्शन भी हट गया। सो ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्या होता है इसमें? कंजप्शन होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है, एंड नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। बात आई समझ? आप बोलोगे हाँ जी, समझ में आ गया। चलिए ये वाला बताओ। क्वेश्चन नंबर 9। द टर्म डिसइन्वेस्टमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टू।
ठीक है, जो डिसइन्वेस्टमेंट टर्म होती है इसका मतलब आपने बताना है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, हम किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं, या इनडायरेक्टली हम कहेंगे हम उस चीज को बाय करते हैं। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया, हम डिसइन्वेस्ट करते हैं, या हम इनडायरेक्टली कहेंगे हम इसको सेल करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सेकंड, सेलिंग गवर्नमेंट ओन्ड शेयर्स इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ठीक है, उसी को हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। ओके, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म से ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, द इंट्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन 2007 एम्ड एट, कहता है जो 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया गुड्स एंड जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसका मकसद क्या था, उसका मकसद क्या था, उसका मकसद क्या था, उसका मकसद था कि सिंप्लीफाई करे टैक्स स्ट्रक्चर को। जो टैक्स स्ट्रक्चर हुआ करता था उसमें कैस्केडिंग इफेक्ट होता था, सक्सेसिवली टैक्स लगता था, किसी एक आइटम पर एक जगह टैक्स, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, फिर चौथी जगह। ठीक है, यानी कि टैक्स पे टैक्स लग रहा था। तो उस चीज को खत्म करने के लिए या उस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए जीएसटी आ गया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि इंप्लीमेंट ये कब से हुआ। ओके, चलिए जी, अब हम आते हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक, मुझे उम्मीद है आपने इकोनॉमिक्स में सारे अटेम्प्ट किए। चलिए, स्टैटिस्टिक्स, द कैटेगरीज ऑफ द एट्रीब्यूट्स आर टर्म्ड एज क्लास एंड देयर फ्रीक्वेंसीज आर टर्म्ड एज। तो मैंने भी आपको ये थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में पढ़ाया था और ये क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर जेएसए के एग्जाम में। ठीक है, तो कहता है जो कैटेगरीज होते हैं एट्रीब्यूट्स के उनको हम कहते हैं क्लास, और जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज होती है तो उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम कहते हैं क्लास फ्रीक्वेंसीज। वैसे ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप जा सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटिव फ्रीक्वेंसीज तो एज सच कोई कंसेप्ट मैंने बोला भी नहीं और है भी नहीं, एवरेज फ्रीक्वेंसीज तो है नहीं। टोटल फ्रीक्वेंसीज हो गया सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, अब एक क्लास को सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से थोड़ी हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऑप्शन सी भी हट गया। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, दैट इज क्लास फ्रीक्वेंसीज, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, डैश डैश ऑफ या ब्लैंक ऑफ डाटा कॉन्स्टिट्यूट्स द फर्स्ट स्टेप इन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन में पहला स्टेप जो होता है वो क्या होता है, इंटरप्रिटेशन हम लास्ट में करते हैं, प्रेजेंटेशन कहीं बीच में करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हम कलेक्शन के बाद करते हैं। सो देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि कलेक्शन हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। ठीक, जब भी हम कोई स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कलेक्शन इज व्हाट, कलेक्शन ऑफ डाटा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, dash dash is are those in which an interviewer obtains information from correspondents in face to face meetings। ठीक है, कहता है कोई इंटरव्यू है या कुछ डाटा वगैरह है, तो इसमें क्या होता है, इंटरव्यूअर ऑब्टेन करता है इंफॉर्मेशन रिस्पोंडेंट से, कहां पे, फेस टू फेस मीटिंग जब होती है। तो इस फेस टू फेस कीवर्ड पे फोकस करो और आप ऑप्शंस को बनाओ। क्या क्वेश्चनर में फेस टू फेस होता है, आप बोलोगे सर नहीं, ये तो क्वेश्चनर सेंड किया जाता है, ठीक है, वाया मेल या वाया पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो मेल्स नो। टेलीफोनिक कॉल पे क्या फेस टू फेस मीटिंग होती है, आप बोलोगे सर नहीं। ठीक है, हालांकि ये वीडियो कॉल यहाँ पे नहीं है, टेलीफोनिक कॉल। ओके, देन उसके बाद एक ही ऑप्शन है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, वो रहेगा पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यूअर रेस्पोंडेंट के साथ फेस टू फेस मीटिंग करता है और उससे रिस्पॉन्सेस या डाटा व्हाटएवर लेता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज पर्सन्स हु आर इनोमरेटेड एट अ प्लेस अदर देन देयर बर्थ प्लेस आर टर्म्ड एज। वो लोग जो किसी जगह पे रहते हैं अदर देन, किस जगह से जहां पे वो पैदा हुए, तो उनको हम क्या कहते हैं। देखो, मूवर्स हमने पढ़ा नहीं, ट्रांसफर्स कोई कंसेप्ट होता नहीं जब हम माइग्रेशन का मतलब ये कंसेप्ट पढ़ते हैं। इसी तरीके से शिफ्टर्स भी होता नहीं। तो ऑप्शन इज इजीली एलिमिनेट हो रही है, तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो वैसे भी इनको लाइफ टाइम माइग्रेंट्स कहते हैं। ठीक है, मैं जिस जगह पे पैदा हुआ अब मैं वहां पे रहता ही नहीं, मैं परमानेंटली किसी दूसरी जगह पे रहता हूं, तो उनको हम कहते हैं लाइफ टाइम माइग्रेंट्स, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड व्हेन। कहता है टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई होता है कब, जब। ठीक है, वो हमें बताना है। देखो ऑप्शन ए को अगर आप देखोगे P01 इंटू P20, 2 का एज सच हमने पढ़ा नहीं है, और वैसे भी 0 के साथ कोई लेना देना नहीं है, दो ऑप्शन हट गए। ठीक है, अब यहां पे देखो 2 है, यहां पे देखो 1 0 है, यहां पे 0 2 है, तो ये ऑप्शन भी हट गया। तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता फिर भी आपने करेक्ट आंसर को टिक किया। ठीक है, ये क्या किया जाता है, बेस पीरियड एंड करंट पीरियड को रिवर्स किया जाता है। ठीक है, और प्रोडक्ट करने के बाद अगर हमें इक्वल टू 1 मिलता है तो हम कहेंगे टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि कौन कौन सा टेस्ट ऑफ एडुकेसी टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी खांसी जुकाम वगैरह वगैरह बहुत कुछ आजकल चल रहा है, इसलिए माफी क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बनाओ,
कहता है 4 balls are drawn at random from a bag containing 5 white and 4 black balls. What is the probability that 2 black and 2 white balls are drawn? कहता है 4 बाल्स ड्रा किए जाते हैं, रैंडमली उनको पिक किया जाता है एक बैग में से, जिस बैग में 5 व्हाइट बाल्स है और 4 ब्लैक बाल्स है, यानी कि 5 व्हाइट बाल्स है और 4 ब्लैक बाल्स है, ठीक है। और टोटल कहेगी तो 9 बाल्स है। कितने हैं? 9 बाल्स। कहता है प्रोबेबिलिटी आप मुझे बताइए कि 2 ब्लैक बाल्स है, 4 इसने कलेक्ट किए, वहां से पिक किए 4, तो 2 ब्लैक है 2 व्हाइट है और यहां पे एंड है, ठीक है। तो 2 ब्लैक 2 व्हाइट है, यानी कि 5C2, 5 में से 2 चुन लेगा, एंड है तो मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 ब्लैक बाल्स है तो यहां से भी 2 चुन लेगा, ठीक है। और टोटल इसने कितने चुने? 9 में से 4 चुने, 9 में से 4 चुने। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया 5C2 मतलब 10, 4C2 मतलब 6, ठीक है। और 9C4 का मतलब होता है 9 × 8 × 7 × 6, ठीक है। और इसको डिवाइड, ये छोटा डिवाइड है और ये बड़ा डिवाइड रखो, इस तरीके से, कंफ्यूज नहीं होना। ओके, तो नीचे 4 × 3 × 2 × 1, ओके, इस तरीके से। अब देखो 6 से ये 6 कट गया, ओके, कटा कि नहीं कटा? 4 से ये 2 बार कट गया, ठीक है। चलिए जी, तो बचा क्या हमारे पास? 10 × 6, 10 × 6 डिवाइडेड पे नीचे क्या बचा? 9 × 2 × 7, 9 × 2 × 7। बस अब आप ये कर सकते हो, कैसे? 2 से जाएगा 3 बार और 3 से जाएगा 3 बार, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? 10/21, ऑप्शन सेकंड, राइट। चलिए जी, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash dash classification refers to the classification of data according to some characteristics that can be quantified or measured. कहता है ब्लैंक क्लासिफिकेशन, हम उस क्लासिफिकेशन को कहते हैं जब हम डेटा को मतलब क्लासिफाई करेंगे तो सम कैरेक्टरिस्टिक, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं? इनको क्वांटिफाइड कर सकते हैं, गिन सकते हैं मतलब, और मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी क्लासिफिकेशन होती है? तो कंफ्यूज नहीं होना कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर, ठीक है। ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम इनको क्वांटिफाई भी कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, इनको हम क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन कहते हैं, राइट। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8। If there were 196,413 students in the final year of a secondary school in 2020, then the number of that cohort of students that started first year of secondary school was 262,960. Calculate retention rate. Retention rate हमें बताना है, बेसिकली बोलता है फर्स्ट ईयर में इतने लोगों ने ज्वाइन किया कॉलेज को और फाइनल ईयर तक इतने वहां पे रहे, तो कुछ तो भागे होंगे ना, कुछ तो भागे होंगे, ठीक है। तो आपको रिटेंशन रेट बताना है। रिटेंशन रेट हम कैसे निकालेंगे कि बचे कितने? बचे कितने? आप बोलोगे सर 196,413 डिवाइड बाय थे कितने? पहले आप बोलोगे सर 262,960, ठीक है, इनटू परसेंटेज में निकालना है तो 100, ठीक है। अब आप ऐसे करोगे तो आप कैलकुलेशन में फंस जाओगे। क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन में फंस जाओगे। तो आपको क्या करना है? बस देखो, इनको देखो ही मत, मिटाओ इनको, ठीक है। बस लास्ट के 4 को मिटाओ, कभी 5 को मिटाओ, वैसे मैंने ये ट्रिक्स आपको बताई थी, ठीक है। तो देखो भाई बहने, अगर ऊपर 26 होता, नीचे 26 है तो 100% हम बताए थे, ठीक है। लेकिन आप अगर देखो ऊपर अगर 13 होता, ये 19 को हम क्या लिख सकते हैं? 13 + 6 लिख सकते हैं ना, 13 + 6। अच्छा, 13 26 का कितना होता है? आप लोग सर 50%। और ये 6 26 का क्या होगा? आप बोलोगे 25% से थोड़ा सा कम, तो इतना ये नेट आ जाएगा, 50% + 25%, उससे थोड़ा सा कम। एक ही ऑप्शन है, सेटिस्फाई कर गया। आई बात समझ कैसे करना होता है, ठीक है। ये पूरा कैलकुलेट नहीं करना होता है। चलिए जी, नेक्स्ट ये वाला बनाओ। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 60 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन आपको निकालना है, ठीक। तो एक तो आप क्या इसको शॉर्टकट मेथड से कर सकते हो, दूसरा डिटेल्ड मेथड से भी कर सकते हो। मैं डिटेल्ड से ही जाऊंगा क्योंकि डाटा हमारे पास इजी है, ठीक। तो समेशन ऑफ एफ एक्स हम यहां पे निकालते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स, ठीक। अब देखो 2 8 16 यानी कि 160 आ गया, ठीक है। 3 12 36 यानी कि 360 आ गया, ठीक है। 4 दूनी 8 यानी कि 800 आ गया, ओके। देन 5 के 5 यानी कि 500 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 6 6 36 यानी कि 360 यहाँ पे आ जाएगा, और 7 चौके 28 यानी कि 280 यहाँ पे आ जाएगा। आता है समझ? हाँ जी। अब इसको ऐड करो, 0 0, ठीक है। 6 6 12 तो 8 हो गए 20, 2 हो गए 3 3 6 6 तो 8 हो गए 14 14 5 19 19 तो 5 हो गए 24, ठीक है। डिवाइडेड बाय n, समेशन ऑफ एफ एक्स। ये एक्स बार क्या होता है? एक्स बार बराबर समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय n। n क्या मतलब? ये फ्रीक्वेंसीज का सम,
टोटल, ठीक है। वो कितना आ जाएगा, 8 12 होगी 20 20 40 10 50 50 तो 10 हो गए 60, ठीक है 60, ठीक है। 0 से 0 खत्म, 6 चुके 24, ठीक है, यानी कि 40। अब आप देख लेना कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं पे मत हुई है, वैसे मेरे ख्याल से डी ऑप्शन करेक्ट है। बनाओ ये वाला सवाल, कहता है ब्लैंक आर द डिजिग्नेशंस ऑफ द रोज और रो हेडिंग्स। रो हेडिंग्स जो होते हैं या डिजिग्नेशन हम लगाते हैं रोज को, ये टैबुलेशन ऑफ डाटा में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इस तरीके से ये होते हैं रो हेडिंग्स, ये वाले ये वाले ये वाले, इनको कहते हैं बेटा स्टब्स। क्या कहते हैं, स्टब्स। ओके, मेरी बात समझ आ रही है, डी ऑप्शन। और जो कॉलम हेडिंग्स होती है, जो कॉलम हेडिंग्स होती है, ठीक है, जो कॉलम हेडिंग्स होती है, इनको कहते हैं कैप्शन। क्या कहते हैं, कैप्शन के। बात आई समझ जी। ओके, चलिए नेक्स्ट मैथमेटिक्स पे हम जा रहे हैं, जंप करेंगे। अब देखो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच मुझसे सीखो, ठीक है। मुझे पता है आपको ये क्वेश्चंस आते होंगे, ठीक है। और जेकेएसबी का लेवल इसी के आसपास रहेगा, इससे थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सेट थ्योरी से आया है। कहता है सेट ए है हमारे पास और ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है एक्स सच दैट नेचुरल नंबर्स है या इंटीजर्स है इफ एक्स की वैल्यू कहां पे 0 से ज्यादा और 5 से कम, ये इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं है, यानी कि 5 और 0 इंक्लूड नहीं है। तो एक्स की वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं अगर नेचुरल नंबर से, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4, ठीक है। और हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। देखो टोटल सेट्स और प्रॉपर सबसेट्स में डिफरेंस है। टोटल सेट्स कैसे हम निकालते हैं, 2 की पावर n, तो यहां पे n क्या है, n इक्वल टू 4, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, ठीक है। तो ये हो गए टोटल सेट्स, टोटल सेट्स, टोटल सबसेट्स ना, टोटल सबसेट्स 2 की पावर n। तो वो आप बोलोगे सर 16, और अहमक लोग होंगे वो इस तरीके से टिक करेंगे, नहीं ये गलत है, हमें प्रॉपर सबसेट बता। प्रॉपर सबसेट क्या होता है भाई साहब, वो होता है 2 की पावर n माइनस 1, यानी कि एक सबसेट, जब आप इस सेट का सबसेट बनाओगे ना, तो एक सबसेट ऐसा बनेगा जो कि पूरा का पूरा सेट ही वापस आ जाएगा, 1 2 3 4। तो उसको हम वापस निकालेंगे, उसको कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। उसको वापस निकालेंगे तो वहां पे जो बचेगी वो प्रॉपर सबसेट होती है, यानी कि एक सबट्रैक्ट करेंगे। देयरफॉर 15 इज द करेक्ट आंसर, 15 करेक्ट आंसर, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट ये वाला कहता है सम ऑफ रुपीज 12,500 amounts to rupees 5,500 in 4 years at the rate of simple interest. What is the rate of interest? अच्छा, मैंने आपको बताया कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में मेन डिफरेंस क्या होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चढ़ता है और सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट सेम ही रहता है, हर साल चेंज नहीं होता है, ठीक। तो चलिए जी, क्या हम करेंगे, कहता है कि 12,500 अमाउंट्स, यानी कि इसके साथ इंटरेस्ट कुछ ऐड हो रहा है 4 साल में और ये अमाउंट बन जाता है 15,500, ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल इतना था, अमाउंट इतना है, ठीक है। क्या ऐड हुआ होगा, आप लोग सर सिंपल इंटरेस्ट, तो वो कितना ऐड है, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 3,000 रुपए, कितना 3,000। अच्छा ये 3,000 1 साल में हुआ, आप लोग सर नहीं 4 साल में हुआ, ठीक है। ये कितने 4 सालों में हुआ, 4 सालों में हुआ। रेट हम पर ईयर के हिसाब से निकालते हैं, रेट 1 ईयर के हिसाब से। 4 साल में अगर क्या 3,000 हुआ तो 1 ईयर इंटरेस्ट इन रुपीज, ठीक है, 1 ईयर इंटरेस्ट, तो वो कितना होगा, आप बोलोगे सर 750 रुपए, ठीक है। रेट क्या होगी, आप रेट आपको पता है कि 1 साल के अंदर 1 साल का इंटरेस्ट हम लेते हैं ना, तो वो कितना है 750 रुपए। अच्छा ये रुपीज में है, इस तरीके से 750, और प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 12,500 इंटू 100। जब आप सॉल्व करोगे 6% इजिली रेट निकल के आ जाएगा, ऑप्शन सी, राइट। चलिए जी नेक्स्ट ये वाला बनाओ। द लीनियर इक्वेशन 3x माइनस 11y इक्वल टू 10 हैज 3x माइनस 11y इक्वल टू 10 हैज कितने सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। ओके, जब हम इसको गंदी नजर से देखेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक, हमें पता चलता है कि 11y इज इक्वल टू 3x माइनस 10 और y की वैल्यू 3x माइनस 10 अपॉन 11। अच्छा अब आप देखो इस इक्वेशन को गंदी नजर से देखो, आप x के भी इनफिनाइट वैल्यूज रख सकते हो, कितने भी वैल्यूज आप x में रख सकते हो, डेसिमल में रख सकते हो, इंटीजर्स में रख सकते हो, पॉजिटिव रख सकते हो, नेगेटिव रख सकते हो, और इनफिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आपको y भी यहां पे देगा, ठीक है। तो यहां पे फिक्स कुछ भी नहीं है, x के लिए फिक्स कुछ भी नहीं या y के लिए कुछ भी फिक्स नहीं है, ठीक। तो इस केस में सॉल्यूशंस क्या होंगे, इनफिनाइट मनी सॉल्यूशंस। अगर मैं आपको पूछ लेता कि लाइन्स कैसे होंगे इस ग्राफ के, तो आप बोलोगे वो कोइंसाइड होंगे, एक के ऊपर एक, हर एक जगह पे वो इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि इसके मनी सॉल्यूशन है, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। होगी 2 बातें,
तीसरी बात, ये सिंगल इक्वेशन है ना, जब भी आपको एक सिंगल इक्वेशन दिखेगी एग्जाम में तो उसके हमेशा और हमेशा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक, ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। नेक्स्ट बताओ ये वाला कहता है if probability of an event is 0.07 then the probability of not E। मैंने आपको कंप्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी में पढ़ा है, कंप्लीमेंट्री थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। वो हमें क्या कहता है कि कंप्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट नॉट ई ये बराबर होगा 1। सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारे पास गिवन है कितना 0.07 और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई हमें निकालना है। ठीक, ये 1 के बराबर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई बराबर होगा 1 माइनस 0.07। ठीक है, तो 10 में 7 किया 3 यूनिट डिजिट शुड बी 3, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। कितना 0.93। अरे गधो 0.93 और 0.07 जोड़ो 1 ही आ जाएगा। ओके, अच्छा प्रोबेबिलिटी के बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ना, या हम कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक, स्टैटिस्टिक्स में बेसिक क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए ये वाला बनाओ। हाउ मेनी 3-letter वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स फ्रॉम द वर्ड फेबल। अब ये फेबल है, इससे कितने वेज में या कितने लेटर 3-letter वर्ड्स हम बना सकते हैं। ठीक, तो मीनिंग या नॉन मीनिंग यहाँ पे मैटर नहीं करता। ठीक है, तो आपको पता है कि डायरेक्ट फार्मूला से आप बना सकते हो 5p3। ठीक, तो मैं आपको बता रहा हूं तो कुछ इस तरीके से करो, 3-letter वर्ड्स आपको बनाने हैं ना, ये हो गया एक लेटर, ये हो गया दूसरा लेटर और तीसरा लेटर। ठीक है, पहले में से हम 5 में से पिक करेंगे, तो 5 वेज में हम पहले डब्बे को भर सकते हैं। अब किसी एक को सपोज हमने पिक किया तो हमारे पास अब 4 लेटर्स बचते हैं। ठीक, तो दूसरे को हम 4 वेज में भर सकते हैं और तीसरे को हम सिमिलरली 3 वेज में भर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना रिपीटेशन लिखा है ना ये विदाउट रिपीटेशन लिखा है, क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है रिपीटेशन या विदाउट रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं है। ठीक, जब ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप खुद ही मान के चलना कि ये नॉन रिपीटेशन ऑफ लेटर्स है। ठीक है, तो वैसे भी रिपीटेशन अगर हम करेंगे तो वो 5 क्यूब आ जाएगी, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या करना है, 5 चुके 20 या 60। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना। ओके, चलिए नेक्स्ट ये वाला बनाओ। इफ सेट ए कंटेन्स 5 एलिमेंट्स एंड द सेट बी कंटेन्स 6 एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग फ्रॉम ए टू बी इज। कहता है हमारे पास ए सेट है, उसके 5 एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। ठीक है, और हमारे पास बी सेट है, ठीक है, उसके 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स। कितना नंबर ऑफ ऑन टू एंड 1 1 रिलेशंस कितने होंगे। देखो 1 1 करेंगे, एक एक के साथ जोड़ेंगे, एक एक के साथ जोड़ेंगे, एक एक के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ो, एक तो ऑर्फन एलिमेंट बन गया। ठीक है, और ऑन टू भी कुछ नहीं है, ये ऑन टू नहीं है, ये तो इनटू है, ये तो इनटू है। ठीक है, तो अब आप नटशेल में याद रखोगे क्या, बेसिक सी कंडीशन है 1 1 एंड ऑन टू। इसका बेसिक सा क्राइटेरिया ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट्स में सेम सेम होने चाहिए, तब 1 1 भी पॉसिबल है और ऑन टू भी पॉसिबल है। यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहले में 5 दूसरे में 6, तो 0 नंबर ऑफ रिलेशंस ऐसे बनेंगे फ्रॉम ए टू बी। ठीक, 1 1 एंड ऑन टू। चलिए जी ये वाला बनाओ। कहता इफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2x 5 8 x इज इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू देखो, अगर मैट्रिसेस इस तरीके से होती ना फिर हम ये इसके साथ कंपेयर करते। ठीक है, लेकिन ये डिटर्मिनेंट है, खड़े डंडे है। ठीक है, तो जैसे जैसे हमें क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे हमें करना है। डिटर्मिनेंट निकालेंगे, सो 2x इंटू एक्स कितना होता है 2x स्क्वायर, 8 इंटू 5 कितना होता है माइनस 8 5 40 इज इक्वल टू 6 3 r 18 माइनस 7 2 r 14, ये है माइनस 40। गलती नहीं करने का। ओके, तो 2x स्क्वायर इसी तरीके से लिखेंगे, 18 तो 14 कितने हो गए 32, 32 और प्लस 40 कितना हो गया 72। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, दोनों साइडों से रूट लेंगे। ठीक है, ये तो ये खत्म, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 नहीं प्लस माइनस 6। ठीक है, प्लस माइनस 6 ऑप्शन सी। अब ये 6 माइनस 6 अगर हम कंसिडर करेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे वो भी 36 ही देगा, और प्लस 6 होगा उसका स्क्वायर करेंगे वो भी 36 ही देगा। ठीक है, बस इतना समझ लो काफी है। चलिए ये वाला क्वेश्चन, द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू cos x इज, तो इसका डेरिवेटिव आपने निकालना है, तो कौन सा रूल लगेगा, आप बोलोगे सर प्रोडक्ट रूल। क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। ठीक, अच्छा जब हम ऑप्शंस की तरफ देखेंगे, आंसर्स की तरफ देखेंगे, तो पहले हमें 2x 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 मैक्सिमम जगह पे 2x दिख रहा है, यानी कि पहले इसकी डिफरेंशिएशन इसकी टर्म्स में हमें आंसर दिया है, x की टर्म्स में आंसर दिया है, तो x की डिफरेंशिएशन हम पहले करेंगे। ठीक है,
तो क्या करेंगे, cos x को बाहर रखेंगे और हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसकी, एक्स स्क्वायर की, ठीक है, एक्स स्क्वायर की। देन उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर रखेंगे और फिर हम इंटू डी बाई डी एक्स यानी कि डिफरेंशिएट करेंगे cos x को। इतना क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी क्लियर है, ठीक है। तो cos x एज इट्स आ जाएगा इंटू इसकी डिफरेंशिएशन 2x की पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट्स आ जाएगा और cos x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होती है। बताओ मैंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? आप बोलोगे हाँ जी पढ़ा है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2x cos x और प्लस इंटू माइनस माइनस तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ठीक है। क्या कोई ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? क्या कोई ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ जी बी, मेरे ख्याल से बी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। ओके हाँ, चलिए जी बनाओ ये वाला सवाल। कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर्स 2i कैप प्लस 3j कैप एंड xi कैप प्लस yj कैप आर इक्वल। अगर ये दोनों वेक्टर्स इक्वल है, ठीक, तो इनके कोएफिशिएंट्स भी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। यहां पे इसका कोएफिशिएंट देखो i कैप x और यहां पे कोएफिशिएंट 2 यानी कि x की वैल्यू 2 होगी, होगी कि नहीं होगी? और यहां पे yj और यहां पे 3j कोएफिशिएंट्स इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि y इज इक्वल टू 3 यानी कि x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 3। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन फर्स्ट। क्या है? कुछ भी तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बेसिकली कहता है द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स -2 3 4, 7। अच्छा ये क्या है? आप लोग सर x1, ये क्या है? y1, ये क्या है? x2 और ये 7 क्या है? आप लोग सर y2। जब मिड पॉइंट्स पे ज्वाइन करता है, ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला में आपने पढ़ा होगा कि जब मिड पॉइंट्स पे ज्वाइन कोई पॉइंट है मिड पॉइंट पे वो करता है लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, तो मिड पॉइंट के मतलब वो पॉइंट्स क्या होंगे? तो वो होगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो -2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 और दूसरा पॉइंट क्या होगा? आप लोग सर 3 प्लस 7 डिवाइड बाई 2। तो ये आप को देगा 2/2 यानी कि 1 और ये आपको देगा 10/2 यानी कि 5। तो 1,5 ऑप्शन ए, ठीक। मुझे उम्मीद है आपने 25 प्लस आउट ऑफ 30 स्कोर किया होगा। अगर आपने इतना नहीं किया तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत है, ठीक है। परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, पढ़ाई करने की जरूरत, ठीक है। 25 प्लस आप इजीली स्कोर करनी चाहिए सो दैट वो एक अच्छा स्कोर है, डिसेंट स्कोर है। बाकी मिलते हैं हम अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, थोड़ा सा लेवल में बढ़ाने की कोशिश करूंगा अपने अपकमिंग वीडियोस में, ठीक है। तो अकाउंटेंसी की वीडियोस भी मैं लेके आ रहा हूं आपके सामने। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज और मेहनत करते रहे।